प्यारे बच्चों, आज जो आपका एग्ज़ाम जल्दी में है उसके लिए हमने हिंदी के टॉपिक ले रहे हैं। सीरीज वाइज वीडियो बन रही हैं। तो इसमें जो आज का टॉपिक है हमारा वो समास है। इसमें हम बहुत कम समय में पूरी थ्योरी पूरी करेंगे और थ्योरी के बाद इसके हम जो अभ्यास प्रश्न है और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप जो 20-25 मिनट की ये वीडियो होगी, आपका एक बार का रिवीजन आपके 17-18 एग्ज़ाम जो तारीख को एग्ज़ाम है आपका, उसमें बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा समास। समास होता क्या है? देखिए, आपने सुना होगा जैसे वर्णों का मेल होता है तो वर्णों का मेल संधि होता है, और जो शब्दों का मेल होता है वो समास होता है, और जब वो शब्दों के मेल का विच्छेद होता है तो वो समास विग्रह होता है। तो सवाल पहला है कि समास क्या होता है? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नवीन व सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। यानी कि एक तरीके से दो शब्दों का या दो से अधिक शब्दों का योग जो है वो हमारा समास है। अब आता है जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। सिंपल भाषा में कहेंगे, जब दो शब्दों का योग होता है तो समास होता है, और जो दो शब्दों का विग्रह होता है या विच्छेद होता है तो वो हमारा समास विग्रह कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, समास रचना में कभी पूर्व पद और कभी उत्तर पद, यानी कि कभी तो पहला पद प्रधान होता है, कभी दूसरा पद प्रधान होता है, और कभी हमारा दोनों पद प्रधान होते हैं। तो जो समासों की जो संख्या है इस समय वो 6 है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब समास की जैसे एग्जाम्पल दे रखा उदाहरण में, रसोई घर। अब रसोई घर का मतलब क्या है? जैसे एक तो हो गया आपका रसोई और एक आपका हो गया घर, तो दोनों को मिलाकर दोनों शब्दों का योग कर दिया हमने, रसोई घर हो गया। अब ये रसोई के लिए घर है या रसोई का घर है, ये भी समझने की बात है। तो ये जो सवाल है ये रसोई का घर है, अर्थात घर में जो रसोई होती है उसमें जिसमें खाना बनाते हैं हम, तो वो पर्टिकुलर वो जो घर होता है वो रसोई का खाना बनाने के लिए होता है। ऐसी हमारा देशवासी है, देश का वासी। ऐसी हमारा चौराहा है। चौराहा का मतलब चौ का मतलब चार, राह का मतलब राहें, राह का मतलब रास्ता। जो चार रास्तों का समूह हो वो चौराहा है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टोटल। भाई समास के भेद कितने हैं? तो देखिए समास के 6 भेद हैं। अब सबसे पहला क्या है हमारा अव्ययी भाव समास। अब नाम से ही क्लियर है, अवयव। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। अवयव का मतलब क्या है? अवयव का मतलब क्या है? अविकारी। अविकारी का मतलब क्या होता है? जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें विकार ना हो, अर्थात जिस शब्द में परिवर्तन ना हो रहा हो वो हमारा अव्ययी भाव समास कहलाएगा। अर्थात अव्ययी भाव समास में अव्यय पद यानी कि अविकारी पद, जिसमें विकार ना हो, जिसमें परिवर्तन ना हो, यानी कि लिंग, वचन और कारक। देखिए 3 चीज है ये। इन तीनों चीज में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा लिंग वचन कारक के अनुसार तो वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसमें यथा योग्य है। अब यथा योग्य का मतलब है कि योग्यता के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा स्थान, स्थान के अनुसार, और आजीवन, जीवन भर। तो यहां पर जो पहला पद है वो नॉट चेंज, यानी कि चेंज नहीं होगा, लिंग वचन कारक के आधार पर चेंज नहीं होगा। और जहां पर परिवर्तन ना हो रहा हो, जहां पर अविकार हो रहा हो, जहां पर अविकारी शब्द आ रहा हो, तो वहां पर हमारा अव्ययी भाव समास होता है। इसमें और भी एग्जाम्पल है, जैसे दिन के साथ प्रति आ गया, यानी कि प्रत्येक दिन। अब समय के साथ यथा आ गया, और जन्म के साथ आ गया तो जन्म से लेकर। और घर घर का मतलब देखिए ये दोनों शब्द आ रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर ये वाला घर को इसका मीनिंग तो घर ही है, लेकिन अगर यहाँ घर घर दो एक साथ आ रहा है तो इस घर घर का मीनिंग है प्रत्येक, यानी कि घर घर या हाथों हाथ, या जिस तरीके से भी हम कोई चीज लेंगे, तो जहां दोनों चीज एक जैसी आ रही हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है, यानी कि पहले घर की जुड़ने की वजह से इसका मीनिंग प्रत्येक आ गया, यानी कि सभी को टच करने वाला। तो ये हमारा क्या था, हमारा अव्ययी भाव समास। फिर समझिए, अव्ययी भाव समास का मतलब होता है जिसमें प्रथम पद में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा लिंग, वचन और कारक के अनुसार। अब आता है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास एक ऐसा समास है जो कारक पर निर्भर करता है। देखिए कारक क्या होते हैं, अब यहां एक समझने की बात है, कारक और विभक्ति। जैसे अभी उसमें हमने प्रथम पद प्रधान बताया था, यहां पर क्या होता है उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद या अंतिम पद। अंतिम पद यानी कि बाद वाला पद प्रधान होगा या उत्तर पद प्रधान होगा। और इसके 8 भेद हैं। अब 8 भेद हैं, किंतु, कर्ता और संबोधन। देखिए कर्ता भी कारक है और संबोधन भी कारक है। कारक हमारे 8 होते हैं, जैसे कर्ता हुआ, कर्म हुआ,
अधिकरण हुआ, संबोधन हुआ और संप्रदान हुआ, अपादान हुआ, तो बहुत सारे 8 कारक हैं। लेकिन हमने क्या काम किया, पहला कारक जो है हमारा कर्ता, हमने इसे छोड़ दिया। दूसरा जो अंतिम कारक है वो क्या हमारा संबोधन, तो हमने संबोधन भी छोड़ दिया। तो 2 कारक ऐसे हैं जिनकी विभक्ति का प्रयोग हम तत्पुरुष में नहीं करते। इसीलिए जो हमारा तत्पुरुष समास है उसके वैसे तो 8 भेद होते हैं, लेकिन विभक्ति के आधार पर 6 भेद माने गए हैं, जिसमें कर्ता को छोड़ दिया हमने और कर्म को छोड़ दिया। जो कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है वो ने है, और जो संबोधन का जो विभक्ति चिन्ह है का, के, की या रा, री, रे, यानी कि राम का भाई सीता की बहन, या हम कहेंगे तुम्हारा भाई तो रा आ गया, तुम्हारी बहन री आ गया। तो ये हमारे संबोधन एक तरीके से क्या होते हैं, ये हमारे विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे हमने ने बताया। अब आते हैं हम यहाँ पर, अभी जो भी बात चल रही थी कि भी जो हमारे जो कारक हैं वो हमारे 8 प्रकार के हैं, लेकिन हमने पहला वाला कर्ता छोड़ दिया और बाद वाला संबोधन छोड़ दिया, तो ये हमारे 6 रह गए। तो इन 6 में कई बार क्या होता है, वो तत्पुरुष समास ना पूछ के ये पूछ लेता है तत्पुरुष समास में से कौन सा वाला है, यानी कर्म तत्पुरुष है या करण तत्पुरुष है, संपदान, अपादान, संबंध या अधिकरण। अब इसको समझिए कैसे। कर्म तत्पुरुष वो होगा जहां पर विभक्ति चिन्ह को या को का लोप होगा, जैसे राम ने। अब राम ने तो क्या आएगा, कर्ता, कर्म मतलब राम ने रावण को, तो को का मतलब क्या है यहाँ पर कर्म, जहां पर कर्म हो रहा है। तो जैसे अब क्वेश्चन है हमारा, मतलब इसका एग्जाम्पल है मतदाता। मतदाता का मतलब है मत को देने वाला, ऐसी ग्रह कट, ग्रह को काटने वाला, तो यहां पर को आ रहा है। वैसे तो आंसर सिंपल क्या होगा, तत्पुरुष, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तत्पुरुष में कौन सा होगा, तो जो विभक्ति चिन्ह आएगा वही वाला आंसर होगा। तो इसमें आंसर हमारा क्या हुआ, कर्म तत्पुरुष समास। अब आगे देखते हैं। अब देखो इसमें आया करण तत्पुरुष। अब करण का मीनिंग समझ लीजिए। करण का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, वो है हमारा से। जैसे क्या है, बंदूक से, राम ने श्याम को, राम ने बंदूक से श्याम को मारा, तो बंदूक से। राम ने धनुष से मारा, तो धनुष से। तो से का मतलब क्या होता है, किसी हथियार का प्रयोग कर रहे हैं हम, या कोई चीज ऐसी आ रही है जिसमें हमारा से विभक्ति चिन्ह आ रहा है। जैसे जन्मजात, जन्मजात क्या होता है, कोई बीमारी हो, कोई अच्छाई हो, तो ये गुण तो इसमें जन्मजात है, तो यहाँ पर क्या हमारा से। ऐसी हमारा मुंह मांगा, मुंह से मांगा, ऐसी गुणहीन, गुण से हीन, जहां पर विभक्ति चिन्ह से आएगा तो वहां पर हमारा करण तत्पुरुष होगा। अब आता हमारा तीसरा, संप्रदान। संप्रदान कारक के लिए चिन्ह का लोप हो जाता। अब के लिए क्या है, मैंने पिताजी के लिए आम लिए, मैंने पिताजी के लिए कपड़े खरीदे। जहां पर भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें चीजों का आदान प्रदान हो रहा हो, वस्तु का आदान प्रदान हो रहा हो, तो वहां क्या होगा, वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। फॉर एग्जाम्पल हथकड़ी, हथकड़ी का मतलब हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। ऐसे युद्ध भूमि, कैसी भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो यहाँ पर जहां पर आदान प्रदान हो रहा हो किस चीज का, या पर्टिकुलर उस चीज से, वो वस्तु से, वो है हमारा विभक्ति चिन्ह संबंधित है, तो हमारा वो संप्रदान तत्पुरुष होगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा संबंध तत्पुरुष। अब संबंध तत्पुरुष क्या है हमारा, जहां पर संबंध कारक आ रहा हो, का, की, के, रा, री, रे। अभी जैसे बताया गया श्याम का भाई मोहन, तो का आ गया, का मतलब क्या, विभक्ति चिन्ह संबंध दर्शा रहा है। अब जैसे प्रेम सागर की बात आई है, तो कैसा सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, कैसी चिड़िया, दिन की चर्या। भारत रत्न, कैसा रत्न, भारत का रत्न। तो इसमें का आ रहा है, और का संबंध तत्पुरुष का एग्जाम्पल है हमारा। नेक्स्ट है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण का मीनिंग समझिए। अधिकरण में आता में, जैसे मैं कह रहा हूं अलमारी में किताब रखी है, जैसे मैं कह रहा हूं कमरे में चूहा बंद है, मैंने कहा चूहेदानी में चूहा बंद है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें में आ रहा है या दूसरा पर आ रहा है, पर का मतलब छत के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर या बस की छत के ऊपर, जहां पर आए लास्ट में या में आए, तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे क्या, नीति निपुण, काय में निपुण, नीति में निपुण, तो यहाँ क्या क्या, में। अब क्या है, जैसे आत्मविश्वास, काय पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास। जैसे घुड़सवार, काय पे सवार, घोड़े पे सवार। तो जहां पर आ रहा हो या में आ रहा हो, तो वहां पर होगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष। अब देखिए नेक्स्ट, द्विगु समास। बड़ा ही सिंपल सा समास है। द्विगु का मतलब क्या होता है, इसमें कोई ऐसे प्रकार नहीं आएंगे। द्विगु का मतलब होता है गिनती। अब प्यारे बच्चों, इसमें एक बात याद रखना, गिनती का मतलब गिनती नहीं है, गिनती का मतलब गिनती समूह है। जहां पर भी समूह आ रहा हो गिनती का या काउंटिंग का,
और इसकी बहुत ही सबसे सिंपल पहचान है। देखो, नव का मतलब 9, त्रि का मतलब 3, पंच का मतलब 5, त्रिवी का मतलब त्रिणी 3, पंचवटी 5, शताब्दी 100, अष्ट मतलब 8, दोराहा मतलब 2, नव मतलब 9। तो जहां पर भी किसी काउंटिंग आ रही हो पहले अक्षर में, यानी कि प्रथम पद में काउंटिंग आ रही हो, और काउंटिंग का मतलब सिंगल काउंटिंग नहीं, उसका क्या आना ग्रुप आ रहा हो, समूह आ रहा हो। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, त्रिवेणी 3 नदियों का मिलान, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार, त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार, 5 वटों का यानी कि पंचवटी 5 रास्ते, जहां पर 5 रास्ते आ रहे हो, आज जहां पर आपने देखा होगा रामचंद्र जी गए थे 5 रास्ते मिलते हैं वहां पर पंचवटी। जैसे आपने सुना होगा चौराहा, चौराहा पे 4 रास्ते मिलते हैं। ऐसे ही आपने चारपाई सुना होगा, तो उस पर भी 4 गिनती आ रही है, 4 चीजों का 4 पायों का ग्रुप आ रहा है। शताब्दी 100 शब्दों का, 100 वर्षों का समाहार आ रहा है। अष्टसिद्धि कई बार हम कहते हैं त्रिफला। अब त्रिफला का मतलब क्या है? हरड़ होती है, बहेड़ा होता है, तो उसमें 3 फलों का हार होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम त्रिफला। तो जहां पर भी काउंटिंग में ग्रुप आ रहा हो, तो वहां पर हम आंख बंद करके लगा दीजिए द्विगु समास है। जहां थोड़ा सा अंतर आएगा वो मैं आगे अगले वाले में बताऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या हमारा, ऐसी है पंचतंत्र का एग्जाम्पल आया, 5 तत्वों का समूह। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किताब है जो पाणिनि ने लिखी है, ग्रामर की पहली किताब मानी जाती है संस्कृत की, तो उसमें 8 अध्याय हैं, तो उसका नाम क्या रख दिया गया? अष्टाध्यायी। तिरुभवन का मतलब है 3 भवनों या 3 लोकों का समूह, तिरुभवन। तो जहां पर भी काउंटिंग समूह आ रहा, काउंटिंग ग्रुप आ रहा, गिनतियों का समूह आ रहा, गिनतियों ग्रुप आ रहा, तो वहां पर क्या होगा हमारा? वहां पर हमारा द्विगु समास होगा। अब नंबर 4 आता है हमारा द्वंद्व समास। देखो भाई, द्वंद्व का एक शॉर्टकट है, ये भी द और देखो ये भी द, यानी कि जहां दोनों बराबर हो, दोनों बराबर हो या दोनों विपरीत हो, जहां पर दोनों बराबर स्थिति में आएंगे, विपरीत स्थिति में आएंगे, वहां पर द्वंद्व होगा। जैसे माता और पिता, तो और का तो लोप हो गया, माता पिता दोनों बराबर स्थिति में आ रहे हैं, रामकृष्ण बराबर स्थिति में आ रहे हैं, भाई बहन बराबर स्थिति में आ रहे हैं, पाप पुण्य चाहे अपोजिट है बराबर स्थिति में आ रहे हैं, सुख दुख बराबर स्थिति में आ रहे हैं चाहे अपोजिट है। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर देखो और का लोप आ रहा है, सब जगह और होता है। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखने की है, कहीं पर अगर मैं कह दूं ठंडा या गर्म, अब ठंडा या गर्म क्या एक वैकल्पिक व्यवस्था है, तो या तो आप गर्म लोगे या ठंडा लोगे, ऐसा नहीं लोगे आप ठंडा गर्म एक साथ ले लोगे। तो यहां पर और की जगह क्या आ रहा है? या आ रहा है। चाय लोगे या कॉफी, तो चाय और कॉफी में से आप दोनों एक साथ तो पीने के नहीं हो, तो वहां पर या आएगा, मतलब या, तो या का लोप होगा। तो द्वंद्व समास का मतलब होता है जहां दो चीज बराबर स्थिति पे हो या विपरीत स्थिति में हो, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि, यदि किसी सामासिक पद में प्रयुक्त प्रथम व द्वितीय दोनों पद अपना मूल अर्थ खोकर अन्य अर्थ प्रकट करें। एक बात मैं बतानी भूल गया आपको, देखो अभी जो आपको मैंने द्वंद्व बताया था, तो द्वंद्व की एक खास बात थी। द्वंद्व की खास बात क्या थी? द्वंद्व में दोनों पद प्रधान आ रहे थे। जैसे मान लिया अभी देखो यहाँ माता पिता, तो पहला पद भी प्रधान दूसरा प्रधान। अव्ययीभाव में क्या था? उसमें पहला पद प्रधान था, और बाकी 3 में जो आ रहा था इसको द्वंद्व को छोड़कर उसमें द्वितीय प्रधान आ रहा था। एक याद करने का ये भी एक तरीका है। तो जहां पर दोनों पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व होगा। अब आगे देखो ये क्या गया? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि का मीनिंग क्या है? बहुब्रीहि का मतलब होता है जहां पर एक शब्द अपने लिए प्रयोग ना होकर किसी दूसरे के लिए प्रयोग हो रहा हो, वहां पर बहुब्रीहि होगा। अब कैसे? देखिए, अब चारपाई, चारपाई जो शब्द बना है वो 4 पायों से बना है। अब 4 पाई तो किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन जब 4 पाई कहा गया तो इसको दूसरा नाम मिल गया, क्या? पलंग या खाट। तो ऐसी स्थिति में 4 पाई को दूसरा नाम मिल गया, तो 4 पाई दूसरे के लिए प्रयोग हो रहा, तो यहां पर बहुब्रीहि होगा, अर्थात खाट। ऐसे ही चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें 4 भुजाएं हो, लेकिन यहाँ क्या है? चतुर्भुज किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? ये विष्णु जी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहां भी ये हो गया। ऐसी दशानन, अब दशानन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में रावण का नाम आता है, अर्थात रावण के लिए प्रयोग हो रहा, तो इसमें बहुब्रीहि हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, अगर सिंपल शब्द आ रहा हो दशानन और ये कहा जा रहा हो 10 सिरों वाले के लिए इस्तेमाल होता है, रावण नहीं है, पर्टिकुलर पता नहीं है, तब इसमें हमारा दशानन मतलब 10 सिरों का ग्रुप आ गया, समूह आ गया। तो यहां पर हमारा क्या होगा? हमारा यहां पर द्विगु भी हो जाएगा। और दशानन में एक समास और भी हो सकता है, थोड़ा समझने की बात है, देखिए समझ लीजिए। सपोज कीजिए दशानन शब्द आया, आंख बंद कर आंसर लगा दीजिए, इसका मतलब बहुब्रीहि है। लेकिन कई बार क्या होता है, इस शब्द में 3 समास बैठते हैं। नंबर 1 द्विगु। अब द्विगु क्यों बैठता है? द्विगु इसलिए बैठता है क्योंकि इसमें 10 सिरों का ग्रुप आ रहा है। और कर्मधारय इसलिए बैठता है, जो नेक्स्ट वाला समास आएगा। कर्मधारय का मतलब होता है जहां एक पद तो विशेषण हो और एक विशेष्य हो, यानी कि पहला पद तो विशेषण हो
और दूसरे की विशेषता बताई जा रही हो। तो जैसे कर्मधारय है, कौन? आनन। कौन? कैसा आनन? जिसके 10 आनन हो, 10 सिर हो, पंचानन 10 आनन, तो वहां पर कर्मधारय भी हो सकता है। और 10 आनन अगर पर्टिकुलर आपको ये पता होगा कि ये रावण के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो सीधा आप क्या कहोगे? बहुब्री। आमतौर पर इस क्वेश्चन में जो आंसर आता है बहुब्री आता है, लेकिन फिर भी ये 2-4 ऐसे एग्जाम्पल हैं, उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई इसमें कौन सा हो सकता है। तो इसमें अब बहुब्री की जगह दूसरा भी हो सकता है, तो समझने की बात है। और ये बात 10 आनन में ही नहीं है, ये बात और में भी कई में हो सकती है। अब देखो यहाँ ये क्या? 12 सिंगा। भाई 12 सिंगा क्या होता है? 12 सींग है जिसके ऐसा मृग, क्योंकि जो सिंगा 12 सिंगा जो है एक मृग की तरह है। और कौन सा वाला मृग है? जिसमें 12 सींग होते हैं, तो ये स्पेशल मृग हो गया। तो इसमें हमारा क्या हो गया? हमारा इसमें 12 सिंगा अर्थात 12 सिंग वाला 12 सिंगा, इसका मतलब ये हमारा बहुब्री हो गया। और इसमें विशेषता और विशेषता वाली बात भी कर्मधारय हो जाएगा, लेकिन आमतौर पर इसका भी आंसर बहुब्री लगाएंगे आप। अब आ गया गजानन। देखो भाई यहाँ तो है गजानन, यहाँ है 10 आनन। आनन मतलब सिर और गज मतलब हाथी, तो हाथी के सिर वाला। अब हाथी के सिर वाला कौन है? गणेश। अगर क्वेश्चन ये हो रहा गजानन अर्थात गणेश, तो इसका आंसर क्या होगा? बहुब्री। अगर खाली गजानन होगा हाथी के सिर वाला, तो इसमें फिर कर्मधारय भी आ जाएगा, क्योंकि विशेषता और विशेषता वाली बात आ रही है, जो नेक्स्ट बताऊंगा मैं आपको। नीलकंठ। भाई एक बात ध्यान रखने की है, नीलकंठ कैसा कंठ? नीला। और नीलकंठ किसके लिए इस्तेमाल हुआ? शिव के लिए, तो आंसर क्या हो गया? शिव। लंबोदर। लंबो मतलब लंबा, उदर मतलब उदर पेट, जिसका पेट लंबा हो। यानी कि आपने देखा होगा उनकी जो फोटो आती है गणेश जी की, उसमें पेट निकला रहता है, तो उसीलिए इसे लंबोदर कहा गया गणेश को। तो लंबोदर अर्थात गणेश, तो क्या होगा? बहुब्री। अब देखिए आपका ऐसी चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कौन है? अर्थात विष्णु। पीतांबर। पीतांबर का मतलब अंबर मतलब वस्त्र, पीत मतलब पीले, धारण करने वाला कौन है? कृष्ण जी। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। घनश्याम। अब देखो घन के समान श्याम, अब घन का मतलब बादल, बादल भी काले, कृष्ण जी भी थोड़े श्याम रंग के, तो अर्थात कृष्ण। ऐसी गिरिधर, गिरी मतलब पर्वत, धर मतलब उधरने वाले, गिरी को उठाने वाले, अर्थात कृष्ण। सुलोचना। देखो भैया लोचन का मतलब नेत्र होता है, जिसकी आंखें सुंदर हो उसे क्या कहा गया? सुलोचना। और सुलोचना कौन है? एक विशेष प्रकार की स्त्री जिसकी आंखें सुंदर हो। तो इन सब में क्या आएगा? आपका बहुब्री समास आएगा। और ये वो एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आप किसी के पिछले साल के 10 साल के पेपर उठा के देख लो, आपको समास के एग्जाम्पल इन्हीं में से मिल जाएंगे। अब क्या आता है हमारा? देखो लास्ट समास है, थोड़ा सी इसमें समझाने की जरूरत है। पहला पद विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता रखने वाला, विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, अथवा एक पद उपमेय हो और दूसरा पद उपमान हो, तो वह कर्मधारय कहलाता है। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई आपसे कहे गोरी लड़की, तो गोरी पहला आ रहा, लड़की कौन? गोरी, तो क्या हो गया? कर्मधारय है। लड़की की विशेषता गोरी। अगर मैं कहूं काली लड़की, तो भी इसमें क्या हो गया? कर्मधारय है। मैं कहूं गोरा लड़का, लंबा लड़का, मोटा लड़का, इन सब में क्या आएगा? इनमें सब में आएगा आपका कर्मधारय। मैं कहूं हरी मिर्च, तो भी यही। मैं कहूं लाल मिर्च, मैं कहूं काली मिर्च, कोई सी भी मिर्च से पहले अगर कोई भी आपका विशेषण लग रहा है, तो उसमें आपका अपने आप ही कर्मधारय बन जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज है याद करने की। कौन सा संख्यक? अल्पसंख्यक। कौन सी नम्मी? महान है जो नम्मी। मिर्च कैसी? काली। कमल कैसा? नीला। पीतांबर कैसा? पीला कपड़ा। चंद्रमुखी कौन? जिसका मुख चंद्रमा जैसा है। और सद्गुण, जिसके गुण, जिसके सत्य है जो गुण, यानी कि जिसके गुण में सत्य है। तो इन सब में आपको याद हो गया, समझ में आ रहा होगा, कर्मधारय, यानी कि एक विशेषण होगा और एक विशेषता होगी इसमें। तो देखिए आपके कर्मधारय समास छठा था, ये पूरे हो गए। अब जो क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में आए, आप इन्हें जरूर रिवाइज कर लेना। देखो क्वेश्चन है समास विग्रह वाला विकल्प पहचानिए। 4 विकल्प दिए गए, तो समास विग्रह पूछ रहा है। अब देखो भाई 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर सिंधुओं, अंक की बिंदी नहीं दे रखी, और यहां पर क्या कर रखा है इसने? यहां पर कर रखा है इसने 7 सिंधुओं का, यानी कि सप्त सिंधु प्रदेश, जहां पर 7 नदियों का समूह आ रहा हो, तो इसका आंसर आएगा आपका ये वाला। बाकी सारे 7 सिंधुओं का, और हाँ यहां पर सिंधुओं का मतलब है नदियां दी गई हैं जो सिंधु से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हुआ? सी, 7 सिंधुओं का समूह। नेक्स्ट देखिए, पद का सबसे उचित सामसिक युग्म पद है, यानी कि अचार के साथ कौन सा शब्द अक्सर प्रयोग होता है? खाने की वस्तु होती है, विचार होता है, तो हम बोलते हैं आचार विचार, तो आंसर क्या हो गया आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास वाला विकल्प पहचानिए। 10 है आनंद जिसके, 100 है आनंद जिसके, 10 है आंगन जिसके, 10 है नान जिसके। ना तो नान कुछ होता ना आंगन कुछ होता,
अब यहाँ आ गया सोआनन, सोआनन का शब्द आमतौर पर प्रयोग नहीं होता, तो दशानन किसके लिए प्रयोग होता है? ये होता है रावण के लिए। तो इसमें पूछ रहा है कि विकल्प पहचानी, तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रधर। देखो भाई अभी बताया था चक्र है धर्म है जिसके, चक्र है अधर्म है जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, तो इसका आंसर होगा आपका सी। चक्र धारण किया किसने? किसने किया? विष्णु जी ने। हालांकि कृष्ण जी भी रखते हैं, लेकिन वो विष्णु जी के अवतार कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर में कौन सा समास है? देखो चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम, चंद्र के समान जो, चंद्र के जैसा जो, ना तो ये आएगा ना ये आएगा। चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्रशेखर, अर्थात शिव के लिए आता है ये। अब आता है देशभक्ति। देशभक्ति का मतलब क्या होता है? देश के लिए भक्ति होता है, देश की भक्ति होता है, तो देश के लिए भक्ति होता है। अब लिए किस में आएगा? तो इसमें जो आंसर आएगा आपका, देखिए तत्पुरुष, यानी कि अब इसमें कौन सा वाला तत्पुरुष है? इसमें यह भी समझने के लिए जो लिए वाला शब्द है वो किसके लिए आएगा? वो संप्रदान के लिए आएगा। तो अगर क्वेश्चन ऑप्शन में ये होता संप्रदान तत्पुरुष है या कर्म तत्पुरुष है, तो इसमें आंसर संप्रदान होता। तो यहां इसका आंसर क्या हुआ? तत्पुरुष। नेक्स्ट देखो, सद्भावना में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है। ऐसी भावना जिसमें सद अच्छाई गुण छिपा हुआ हो, तो यहाँ पर एक विशेषता हो गया और एक हमारा विशेषता हो गया, एक विशेषता हो गया, तो आंसर हो गया हमारा कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपुत्र में समास क्या है? अब देखो यहाँ समझने की बात है, राज के लिए पुत्र होता है या राज का पुत्र होता है? अब का आ गया इसमें, का किस में आता है? का आता है आपका तत्पुरुष समास में, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? तत्पुरुष, यानी कि राज का पुत्र या राजपूत या राज का पूत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? आजीवन। भाई आ का आपको मतलब पहले पता है, जहां पर आ जाएगा तो आजीवन का मतलब है पूरे जीवन भर, तो यहां पर अव्ययी भाव आएगा क्योंकि अव्यय है, अविकारी शब्द है, इसमें कोई चेंज लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामसिक पद को तोड़ना कहलाता है। अब सामसिक देखो भाई, एक तो समास विग्रह आएगा और एक समास विच्छेद आएगा, तो यहां पर जो आंसर आएगा, यहां पर आएगा विग्रह, जो टेक्निकल शब्द है विग्रह। हालांकि विच्छेद का मतलब ही विच्छेदन होता है, लेकिन अगर दोनों शब्द आते हैं तो विग्रह आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसोई घर। अब रसोई घर का मतलब ऐसी रसोई, मतलब घर के लिए रसोई या रसोई का घर, तो ये रसोई का घर होगा, तो इसमें क्या आंसर आएगा हमारा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सज्जन। अब देखो सज्जन में समास कौन सा है? तो सज्जन में समास कौन सा होगा? यानी कि ऐसा जन जिसके गुण सद हो, यानी कि अच्छे गुण वाला, तो यहां पर क्या होगा? अच्छे गुण वाले का मतलब हुआ हमारा कर्मधारय, एक विशेषण और एक विशेषता। अभी अभ्यास प्रश्न आपके देखो पूरे हो गए, अब आएगा हमारा, हाँ ये तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, अब थोड़े से अभ्यास प्रश्न भी ले लीजिए। नील कमल, कैसा कमल? नीला। नीला कमल हो, काला कमल हो, पीला कमल हो, सब में क्या आएगा? सब में एक ही आंसर आएगा, कमल कैसा? नीला, यानी कि विशेषता बताई जा रही है, तो इसमें आंसर आएगा हमारा कर्मधारय। नीला कमल हो, काला कमल हो, नीला घोड़ा हो, सफेद घोड़ी हो, काली गाय हो, काली मिर्च हो, हरी मिर्च हो, सब में क्या आएगा? कर्मधारय। देशभक्ति में शब्द कौन सा समास है? अभी आपने कहा देश के लिए भक्ति, तो सीधा इसमें कौन सा हमारा? तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंह तोड़। अब देखो भाई इसमें आपका समास कौन सा होगा? मुंह तोड़, यानी कि मुंह को तोड़, आपको आएगा, तो यहाँ कर्म तत्पुरुष आ गया, और इसमें ऑप्शन क्या है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन अन्न जल। अब जहां पर हमारा अन्न जल वाली बात आएगी, तो यहाँ समझने की बात है, अन्न भी इतना इंपॉर्टेंट है, जल भी इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे तो विपरीत हो चाहे एक दूसरे के साथी हो, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? द्वंद्व समास। जैसे द्वंद्व है ना दोनों एक जैसे, ऐसी अन्न जल बराबर है दोनों। नेक्स्ट आएगा हमारा राम और कृष्ण। अब राम और कृष्ण, ओ में किसका लोप होता है भाई? ओ में जो लोप होता है इसमें, अब राम भी कम नहीं है, कृष्ण जी भी कम नहीं है, ये मथुरा में रह रहे हैं, ये अयोध्या में रह रहे हैं, तो इनमें जब दोनों बराबर है तो द्वंद्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृहंता। अब देखो मातृहंता हो या पितृहंता हो, तो इसमें जो आंसर आएगा, इसमें आंसर है मातृ को, माँ को, माँ की हत्या करने वाला, को आ गया। अब को किस में होता है? कर्म तत्पुरुष में होता है, कर्म तत्पुरुष में इसमें तत्पुरुष समास है, तो ये आंसर हो गया। आजीवन। अब देखो आ गया, आ में इसमें लिंग वचन कारक के नाम पर आप कोई चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें क्या हो गया हमारा? अव्ययी भाव समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा घास फूस। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, घास फूस। तो घास फूस में क्या है? घास भी उतनी इंपॉर्टेंट है, फूस भी इतना इंपॉर्टेंट है, दो शब्दों को मिलाकर बन रहा है, दोनों बराबर है, तो आंसर क्या हो गया? द्वंद्व समास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था रामकृष्ण में दोनों पद प्रधान थे, माता पिता में दोनों पद प्रधान थे, भाई बहन में दोनों पद प्रधान थे, तो ऐसे इसमें क्या होगा हमारा द्वंद्व समास। एकमात्र द्वंद्व समास ऐसा है जिसमें दोनों पद प्रधान है, बाकी सब में किसी में एक है किसी में दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति। अब यथा में लिंग वचन कारक के आधार पर कोई चेंज नहीं होगा, तो यहां पर क्या हुआ हमारा अव्ययीभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमेश्वर, यानी कि ईश्वर में भी जो सर्वोच्च है, ईश्वर में यानी कि परम मतलब विशेषता बताई जा रही है और विशेष्य, तो कर्म धार्य हो गया, यानी कि ईश्वर में भी जो सर्वोच्च है परमेश्वर पर सबसे परम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशानन। अब दशानन का देखो क्वेश्चन आ गया बहुत बढ़िया, कर्म धार्य भी आंसर हो सकता है, बहुब्रीहि भी आंसर हो सकता है, और भाई साहब द्विगु भी हो सकता है, तीनों आंसर हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा, ये बड़ी काफी विवादास्पद क्वेश्चन है, इस पर आयोग पर भी आप जा सकते हैं अगर इसने कोई सा आंसर लगाया, लेकिन आमतौर पर दशानन जो शब्द है जो लोक में प्रिय है, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो रावण के लिए होता है, तो इसमें सीधा सीधा आंसर आप बहुब्रीहि लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा बहुत। अब थोड़ा जैसे ठंडा या गर्म, थोड़ा या बहुत, तो ऐसे इसमें अब देखो इसमें कौन सा समास है। अब एक बात तो पक्की है तो द्वंद्व, क्योंकि थोड़ा अपने आप में अलग है, बहुत अपने आप में अलग है, दोनों बराबर बैठते हैं, लेकिन विकल्प में या तो ये लोगे या ये लोगे, तो इसमें क्या हो गया हमारा वैकल्पिक द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथासंभव। जहां पर भी यथाशक्ति यथासंभव कुछ भी आ जाए जिसमें कोई चेंज ना हो रहा हो, तो इसमें आंसर क्या हो गया बहुब्रीहि। सॉरी, इसमें आंसर देखिए होगा, जहां पर भी यथा वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो इसका जो आंसर आएगा आपका, जहां पर भी यथाशक्ति यथासंभव कुछ भी ऐसा आ जाएगा जहां पर लिंग वचन कारक में कोई चेंज ना हो रहा, तो वहां हमारा आंसर होगा अव्ययीभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिलोचन। देखो त्रि मतलब तीन, लोचन मतलब आंख। अब तीन लोग जिसके तीन आंख हो, अब ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, भगवान शिव के लिए इस्तेमाल होता है। जहां पर एक शब्द दूसरे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अपना मूल अर्थ में ना हो रहा हो, तो वहां पर आंसर आएगा आपका बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी कि तीसरे अर्थ का बोध होता हो, यानी कि जहां पर वह अपने आप में प्रयोग ना होकर दूसरे अर्थ में जा रहा हो, तो उसका आंसर होगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन आसन। भाई ये क्वेश्चन बहुत अलग है, पवन का आसन आमतौर पर, अब इस पर हम लगाएंगे पवन आसन होता किसके लिए इस्तेमाल है, तो देखिए आप इसे पढ़ के देखिए, ये नाक के लिए इस्तेमाल भी होता है, सांप के लिए इस्तेमाल भी होता है, तो पवन आसन नाक वगैरह के लिए जैसे इस्तेमाल होता है, तो ये दूसरे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें हम आंसर क्या लगा देंगे बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतांबर। पीतांबर मतलब पीले वस्त्र धारण करने वाले कौन, पीले वस्त्र धारण करने वाले हमारे आंसर आएगा, वैसे तो कृष्ण जी आएंगे, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं तत्पुरुष के ही सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तत्पुरुष तत्पुरुष तत्पुरुष। अब इसमें कौन सा वाला तत्पुरुष होगा देखो, तो यहां पर एक बात सोचने की है, पीतांबर मतलब पीले वस्त्र धारण, कैसा अंबर, पीला अंबर, यानी कि कपड़े की विशेषता बताई जा रही है, कैसा कपड़ा, पीला कपड़ा, तो ये किस में आएगा कर्मधार्य तत्पुरुष थी, तो गलत हो क्योंकि दोनों दे दिया, यानी कि इसमें तत्पुरुष और कर्मधारय दोनों चीज आ रही हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है, आप इसमें कमेंट करके आंसर बताएं इसमें कौन सा समास होगा। तो वैसे हालांकि देखो चलो मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर आपका होगा अव्ययीभाव समास। और अव्ययीभाव समास क्यों होगा, जहां पर आ जाए या घर घर आ जाए या ऐसा प्रतिदिन आ जाए, तो वहां पर इस शब्द में किसके आधार पर, लिंग वचन कारक के आधार पर अविकारी हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाता है अव्ययीभाव समास। ग्रहागत। अब ग्रहागत में कौन सा समास है भाई, इसमें तो सारे ही हमारे तत्पुरुष हैं। अब देखो ये भी तत्पुरुष है, ये भी तत्पुरुष है, ये भी तत्पुरुष है, ये भी तत्पुरुष है। अब इसमें क्या ग्रह के लिए गत, अब के लिए किस में आएगा, या ग्रह को गत, तो इसमें ग्रह को गत आएगा, को किस में आता कर्म में, तत्पुरुष ये है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा बी, कर्म तत्पुरुष। थैंक यू वेरी मच। आप 10-20 मिनट की जो भी ये 15-20 मिनट की वीडियो है, आप इसको रिवाइज कर लीजिए, आपके 2-3 क्वेश्चन 100% ठीक होंगे। थैंक यू वेरी मच।